अक्टूबर 1879 यानी कि अक्टूबर 1879 में अब्दुर्रहमान खान अमीर अफगानिस्तान बना और उसके साथ ही अफगानिस्तान में अंग्रेज बड़े खुश हो गए कि यार चलो अच्छी बात है, हमारा बंदा आ गया। लेकिन साथ ही ये भी डिसीजन हुआ कि अब हम अपना कोई एक परमानेंट पॉलिटिकल एजेंट अफगानिस्तान में नहीं रखेंगे, बल्कि उसकी जगह पर हम यहाँ पे अपने फौजी कैंटोनमेंट्स रखेंगे ताकि जरा ये चेक रहे अफगानियों पे कि वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। इसी दौरान खबर मिलती है कि हरात में जिस शख्स ने कुछ अर्सा पहले कब्जा किया था, जिसका नाम अयूब खान है, वो फौज जमा कर रहा है और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ जारहाना अज़ाइम रखता है। ये बात जब कंधार पहुंची तो कंधार में उस वक्त की जो बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने फैसला किया कि हमें इस मसले का फौजी हल तलाश करना चाहिए, क्योंकि अयूब खान एक इज अ हार्ड हेडेड गाय, उस बंदे के साथ मुज़ाकरात करने बहुत मुश्किल है, खास तौर पे चूंकि उसको अफगानिस्तान के रूरल एरियाज में बड़ी पॉपुलर सपोर्ट है और अफगानिस्तान के रूरल एरियाज में लोग उसे शाहबाबा कहते हैं, लोग उसको बड़ा एडमायर करते हैं। ये बात नामुमकिन है कि हम उसको कहें कि भाई तुम बरतानवी साम्राज्य के वफादार हो जाओ और वो कहे हाँ जी बिल्कुल जैसा आपका हुक्म, मुझे 2-4 रुपए दे दें कि मैं साइड पे होकर बैठ जाऊं। ये पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल क्या था कि सबसे पहले तो इस मसले का फौजी हल तलाश किया जाए, उसकी फौजी ताकत को तोड़ा जाए और अयूब खान की फौजी ताकत को एक दफा तोड़ने के बाद उसे जलावतन करके अफगानियों पे बरतानिया की हाकमियत साबित कर दी जाए। इस मामले के लिए इंतखाब किया गया जनाब ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज बरोज का। ब्रिगेडियर जनरल आमतौर पर ब्रिगेडियर को कहते हैं, लेकिन बरतानवी फौज में जमाने में ब्रिगेडियर जनरल एक जनरल ही होता था। तो जॉर्ज बरोज का इंतखाब किया गया कि जनाब आप कंधार से निकलें और आप जाके इस शख्स की आर्मी को इंटरसेप्ट करें और कोशिश करें कि ये ज्यादा अवामी हिमायत हासिल ना कर सके। उस वक्त का कंधार का अमीर बरतानवी फौज का बड़ा लॉयलिस्ट था और उसका नाम भी शेर अली खान था, और जिसको कुछ जगहों पे शेर अली खान कहा गया, हम भी उसको शेर अली कह देते हैं जनाब। तो शेर अली साहब ने, जो कि अमीर कंधार थे, उन्होंने बरतानवी फौज को अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कहा कि यार आप लोग ठहरे, आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं, मुझे असला दें, मुझे वेपनाइज करें, मेरे बहुत वफादार हैं यहाँ पे। बरतानवी फौज ने उसे बेहतरीन किस्म की तोपें, बेहतरीन किस्म का एम्यूनेशन, राइफल्स, एम्यूनेशन की बोगियां, वो सब दी कि भाईजान जाओ और जाके इंटरसेप्ट करो। तकरीबन 4000 के करीब उसने अपने पश्तून लॉयलिस्ट्स को भेजा हेरात की तरफ कि आप जाएं जनाब और आप बरतानवी फौज से पहले जाके अयूब खान को इंटरसेप्ट करें। कुछ दिन गुजर गए और उन फौजियों की कुछ खैर खबर नहीं आई, तो पता चला कि जनाब गिरेश्क, जो कि कंधार से कुछ फासले पर हेरात के रास्ते में वाक़ है, वहां पर इन फौजियों ने नाका लगाना था, लेकिन ये फौजी तो वहां से फरार हो गए। जनरल बरोज इस सारे मामले को देख रहे थे और ऑलरेडी कंधार से निकल पड़े थे ताकि वो खुद उन लोगों पे चेक रख सकें कि आया वो ये काम करते भी हैं या नहीं। 2476 अफराद का लश्कर था जनरल बरोज के पास। कौन कौन थे वो जरा आगे चल के बताते हैं, लेकिन जब वो गिरेश्क पहुंचे तो पता चला कि सामने से अयूब की आर्मी आ रही है और वो रिक्रूट कर रहे हैं बड़ी तादाद में लोकल गाजीज को। और इस दौरान जो गिरेश्क में फौज मौजूद थी शेर अली की, वो डिस्पैच हो गई है और तोपें लेके गायब हो गई है। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा अफसोस तोपें जाने का था, क्योंकि ये खतरनाक काम था। अगर ये तोपें हाथ लग जाती हैं अयूब खान के, तो उसके बाद अंग्रेजों का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अददी अक्सरियत इनके पास कभी भी नहीं होती थी। ये हमेशा खेलते थे अपनी वेपनरी पे, और वेपनरी इनकी बड़ी शानदार होती थी। आपने अक्सर जंगों में सुना होगा कि जैसे सिंध के मार्के में जब हम देखते हैं तो बज़ाहिर सिंध में 5000 का लश्कर था उस वक्त चार्ल्स नेपियर का हैदराबाद की जंग में, और सामने 15,000 का लश्कर था, चार्ल्स नेपियर जीत गए। इससे पहले मयानी की जंग में चार्ल्स नेपियर के पास 2400 का लश्कर था और सामने आने वाले की तादाद तकरीबन 20,000 के लगभग थी, चार्ल्स नेपियर जीत गए। बात सारी ये थी कि वो अपने असलहे की बरतरी की बुनियाद पे हमेशा अक्सरियत लेके जाते थे, हमेशा मैदान को फतह करते थे, लिहाजा ये उनके लिए बड़ा कंसर्निंग था। फॉरेन कंपनीज डिस्पैच की गई कि जनाब इधर उधर जाओ, पता करो कि ये लोग कहां भागे हैं। उनमें से तकरीबन 400 के करीब लोग गिरफ्तार हुए और बाकी लोगों के बारे में यह आया कि वो एम्यूनेशन वैगन समेत फरार हो गए हैं और अयूब की आर्मी से जाके मिल गए हैं। लेकिन इस सारे मामले में अच्छा काम यह हुआ कि 2 स्मूथ बोर तोपें वो रिकैप्चर हो गई और उनको वापस लाया गया, और इसके अलावा काफ़ी राइफल्स, काफ़ी असलहा जो है वो ऑलरेडी रिकवर हो गया था, लेकिन अब उस असलहे को वापस ज़रा वर्किंग मोड में लाना था। इस सारी सूरत हाल में जॉर्ज बरोज ने फैसला किया कि जनाब अब यहाँ पर ठहरना मुनासिब नहीं है, लिहाजा लेट्स फॉल बैक।
वो फॉल बैक हुए और एक गांव खुशके नखूद पे पहुंचे, जिसको कहते हैं चने का छिलका, खुशके नखूद पे पहुंचे और वहां पे आके उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ पे बैठ के हम जो है ना अपना सामान, अपनी वेपनरी रिपेयर करेंगे। लेकिन बाय द टाइम ये सब हो रहा था तो वहां के लोगों का उन्होंने मूड देखा, उन्हें लगा कि यार ये तो रात को सब खून मार देंगे हम पे। लिहाजा 26 जुलाई की रात को फैसला हुआ कि वी शुड अबैंडन दिस विलेज और हमें मेवंद की तरफ जाना चाहिए। यहां से शुरू होती है बरतानिया की दूसरी बड़ी हजीमत की कहानी, जिसका नाम है जंगे मेवंद। 27 जुलाई 1880 को जनरल जॉर्ज बरोज का काफिला पहुंचता है मेवंद में और सुबह 9 बजे के करीब ये पहुंचा, जो कि इसको टेक्निकली तकरीबन 3 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था क्योंकि रात को ही रवाना हो गए थे। लेकिन ऑब्वियसली बैकपैक में और वो हड़ाउड़ी में निकलते हुए थोड़ा सी इतनी वो देर सवेर हो ही जाती है। बट ये सुबह 9 बजे पहुंचने का फैसला उनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। वजह ये कि सामने 2 गांव थे, एक का नाम था खिग, एक का नाम था महमूदाबाद। दोनों गांव में से किसी एक का इंतखाब करना था जहां बैठकर जंग लड़ी जाए। लेकिन अंदाज़ा हुआ कि गांव के बिल्कुल सामने दरिया का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि इस वक्त बिल्कुल खुश्क है और उधर कुछ जगहों पे 20-20 फुट की घाटियां हैं जिनको बतौर खंदक इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा जनरल जॉर्ज बरोज ने फैसला किया कि ये जंग देहात में नहीं बल्कि बाहर खुले मैदान में दरियाई खंदकों को इस्तेमाल करते हुए लड़ी जाएगी। तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब अय्यूब की आर्मी मेवंद पहुंचना शुरू हुई, जिस आर्मी को जॉर्ज बरोज 7 से 8 हजार की कुवत में एक्सपेक्ट कर रहा था। वो आर्मी 25,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें एक बड़ी तादाद उन गाजियों की थी जिन्होंने अय्यूब की आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। इतनी बड़ी फौज को देखकर जॉर्ज बरोज सटपटा गए और बरतानवी फौजियों पर मुश्तमिल 66 पैदल फौज को, जिसको बाद में रॉयल बर्कशायर भी कहते हैं, इनके पास मार्टिनी हेनरी राइफल्स थी, इनको एक खंदक में खड़ा कर दिया गया। इसी तरह .577 कैलिबर स्नाइडर इनफील्ड राइफल रखने वाली यानी कि फर्स्ट बॉम्बे ग्रेनेडियर्स को दुश्मन के ऐन सामने खड़ा किया। लश्कर की मेन बॉडी को अगर देखा जाए तो उसमें ग्रेनेडियर्स, सैपर्स, माइनर, स्मूथ बोर्स, जेकब राइफल्स, 66वीं रेजिमेंट और बैगेज की गाड़ियां शामिल थीं। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर ये बज़ाहिर नामुमकिन था कि ये फौज 1 घंटे से ज्यादा इस लश्कर के आगे टिक पाए। अय्यूब की फौज में सबसे पहले गाजियों की पैदल और कैवलरी सामने आई, जो बज़ाहिर इस प्लानिंग में थे कि वो अपनी तादाद की बुनियाद पर इन खंदकों को पार करते हुए बरतानवी फौज के सर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन 66वीं पैदल फौज जो कि खंदकों में लेटी हुई थी, उन्होंने पैदल पे निशाने लगाए और एक नई टेक्निक के जरिए अपनी मार्टिनी हेनरी राइफल्स को इस्तेमाल किया। तरीकाकार यह था कि अल्टरनेट फौजियों के 3 दस्ते बनाए गए थे। जब एक दस्ता फायर करता था तो दूसरा लोडिंग में होता था। लिहाजा बिल्कुल किसी मशीन गन की तरह 66वीं रेजिमेंट की पैदल फौज खंदक में लेटी निशाने लगाती रही और गाजियों की लाशें गिरती रहीं। अय्यूब की फौज जैसे ही आगे बढ़ी तो उसी वक्त वो बॉम्बे ग्रेनेडियर्स और 38 बॉम्बे नेटिव, जिनको जेकब राइफल्स भी कहा जाता था, उनकी स्नाइडर एनफील्ड की जद में आ गई। सूरत हाल हाथ से निकलती देखकर अय्यूब की फौज ने बरतानवियों को फ्लैंक करना शुरू किया और लश्कर के अकब में लगी स्मूथ बोर तोपों के बिल्कुल सामने आ गए। इसी दौरान स्मूथ बोर तोपों ने अपना रुख बदला और अकब से आने वाले अय्यूब के लश्कर के घुड़सवारों का निशाना लगाना शुरू किया। अगर ये स्मूथ बोर्स वक्त पे ना पलटती तो ऐन मुमकिन था कि बरतानवी फौज के लिए एग्जिट नामुमकिन हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता बरतानवी फौज का असलहा कम होने लगा और इसी दौरान अय्यूब की फौजों ने आर्मस्ट्रॉन्ग तोपें मंगवा ली और जैसे ही उन तोपों के दहाने खुले, बाजी पलट गई। सबसे पहले उन तोपों का निशाना बनी जेकब राइफल्स और बॉम्बे ग्रेनेडियर्स। बॉम्बे ग्रेनेडियर्स और जेकब राइफल्स के खामोश होते ही सिंध कैवलरी ने मैदान से एग्जिट करना शुरू किया। स्मूथ बोर्स की पोजीशन भी तब्दील की गई, लेकिन दुश्मन के लश्कर के आगे स्मूथ बोर्स कोई हैसियत नहीं रखती थी। अभी तक 66 रेजिमेंट की पैदल फौज उसी खंदक में लेटी हुई
ताक ताक के निशाने लगा रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका असलहा भी खत्म होना शुरू हुआ। बरतानवी फौजियों पर मुश्तमिल 66 पैदल ने इस मौके पर एक खतरनाक फैसला किया। मैदान से शुमाल में मौजूद एक छोटे से गांव खिक की तरफ भागना शुरू किया। अयूब के लश्कर को चूंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही 66वीं पैदल की जानिब से था, लिहाजा पूरी फौज ने इस मौके पे 66वीं पैदल का ताक़ुब करना शुरू किया। आखिरकार 66वीं रेजिमेंट के सिर्फ 11 फौजी एक बाग में खड़े रह गए, जिन्होंने एक दूसरे की तरफ पुश्त करके पै दर पै निशाने लगाए। ये 11 फौजी अपनी आखिरी सांसों तक लड़ते रहे। खिग में खड़े होने वाले इन 11 सिपाहियों ने वाकईतन अपनी जान पर खेलकर अपने लश्कर को बचा लिया। 66 पैदल की इस बहादुरी को ताज बरतानिया ने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन साथ ही जहां बाकी जवानों को भी तमगे अता किए गए, तमगे इनायत किए गए, वहां पे एक कुत्ते बॉबी को भी तमगा मिला। बॉबी सार्जेंट केली का कुत्ता था जो कि इस जंग में मारा गया। 66वीं पैदल फौज के जो 11 लोग खिग गांव में खड़े रहे, बॉबी कुत्ता उनके साथ साथ खड़ा रहा और उनका हौसला बढ़ाता रहा। वो अलग बात है कि बाद में बॉबी ने जो रिट्रीट करने वाले सोल्जर्स हैं उनको फॉलो किया और उनको फॉलो करते हुए वो वापस बखैर आफियत कंदाहार पहुंचा, जिसकी बिना पे ताज बरतानिया ने बॉबी कुत्ते को जंग में शमूलियत का एक मेडल भी अनायत किया। जैसे कि इस तस्वीर में आपको मलिका विक्टोरिया उन फौजियों से मिलती नजर आ रही हैं जो कि मेवंद की लड़ाई में शरीक थे, और साथ ही बॉबी भी मौजूद है। मलाला ऑफ मेवंद एक बड़ा दिलचस्प किरदार है। कहा जाता है कि मलाला की उस दिन शादी थी जब उसे पता चला कि पास ही गांव में एक बहुत बड़ी जंग हो रही है और अयूब का लश्कर गाजियों के साथ मिलकर बरतानवी साम्राज्य के फौजियों से लड़ रहा है। मलाला ने अपनी चादर का झंडा बनाया और वो झंडा लहरा लहरा कर कुछ शेर पढ़ती रही। कपमैवंत के शहीद नश्वे, कपमैवंत के शहीद नश्वे, खुदा गुलालिया बेनंगे लदेसातिना। इसी दौरान मलाले भी एक गोली का निशाना बन गई। मलाले की कब्र उसी मैदान में मौजूद है। ये अल्फाज जिस अफगान फौजी ने भी सुने, उस अफगान फौजी के अंदर लड़ने की एक नई हिम्मत आ गई, एक नई बिजली सी भर दी गई उसके अंदर। एनीवे, अफगान फौजियों का नुकसान कितना हुआ? अफगान फौजियों के नुकसान की तादाद, अयूब की आर्मी के नुकसान की तादाद तकरीबन 2000 से लेके 5500 तक बताई गई है। कुछ का मानना है कि अयूब की आर्मी के सिर्फ 1500 लोग शहीद हुए थे, जबकि 4500 के करीब इसमें गाजी शहीद हुए थे। कुछ का मानना है कि अयूब की आर्मी और गाजियों को मिला के 2700 फौजियों का नुकसान हुआ था। अयूब के लिए मेवंद किसी सदमे से कम नहीं था जनाब। बरतानी फौज के लिए था सो था। अयूब ने बगैर कुछ हासिल किए एक तो अपने 2700 से लेकर 5000 तक फौजी भी मरवा दिए। दुश्मन का गो के उसने 964 फौजियों का नुकसान किया, 400 फौजी जख्मी भी कर दिए, लेकिन दुश्मन अपनी आधी नफरी लेके और अपना पूरा असला लेके वापस कंधार भागने में कामयाब हो गया था। इसका मतलब था कि उसको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। या तो ऐसा होता कि फौज बाहर निकलती पूरी की पूरी कंधार की और वो उसको हरा के कंधार में जाके काबिज हो जाता तो शायद उसको फायदा भी होता। लिहाजा अयूब भी कुछ ज्यादा खुश नहीं हुआ। अयूब चूंकि इस जंग में अच्छा खासा नुकसान कर चुका था, इसलिए जब फ्रेडरिक रॉबर्ट्स ने कंधार की सिक्योरिटी संभाल ली तो जाहिर है अयूब मुकाबला नहीं कर सका और कंधार की जंग में अंग्रेजों को फतह नसीब हुई और इसके साथ ही खात्मा हो गया सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का। आउटकम बरतानवी फौज के हक में था। बरतानवी फौज जाहिर है एक तो उन्होंने अपने बाप की तौबा की कि भाई आइंदा कभी भी कोई पॉलिटिकल एजेंट नहीं भेजेंगे और खासतौर पर मुस्तकिल तो कभी भी नहीं भेजेंगे। साथ ही उन्होंने कहा जी हम अपनी पूरी फौज भी विड्रॉ करेंगे और अब्दुल रहमान को उन्होंने पूरी तरह से मुकम्मल इख्तियारात के साथ बरतानिया का अफगानिस्तान का अमीर बना दिया। लेकिन मुकम्मल इख्तियारात इस किस्म के नहीं थी, उन्होंने बड़ा सख्त चेक रखा हुआ था उसके ऊपर और उसी सख्त चेक का नतीजा था कि बहुत सारे इलाकों पर से जिस पे प्रीवियसली अफगानिस्तान क्लेम करता था कि हमारा हिस्सा है, उस पे से अफगानिस्तान की अमलदारी प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई। वो बरतानवी फ़ौज के प्रॉपर स्टेशंस बन गए और बरतानवी फ़ौज ने वहाँ पे बैठ के अपने सकूनत इख्तियार कर ली। इस सारे मामलात में सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ड्यूरेंट लाइन का तय पा जाना। ड्यूरेंट लाइन को
उस वक्त अब्दुल रहमान ने बाज़ाब्ता तौर पे अफगानिस्तान की सरहद तस्लीम किया और अफगानिस्तान के अमीर ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे ये इलाके बरतानिया के हवाले कर दिए, जो कि ड्यूरेंट लाइन से उस तरफ थे। गो कि आज तक ड्यूरेंट लाइन के दाएं बाएं रहने वाले लोगों ने कभी भी इसको एज बॉर्डर तस्लीम नहीं किया, बल्कि लर और बर का नारा लगाया। यानी जो लाइन से इस तरफ है, जो लाइन से उस तरफ है, वो लर और बर है। लिहाजा इस लाइन की बदौलत बहुत सारे प्लेयर्स को इस खित्ते में इस लाइन की बुनियाद पे अपनी सियासत खेलने का मौका मिला। अब जाते जाते पिछली वीडियो में होने वाली गलती की तस्दीक करना भी बहुत जरूरी है। मैंने पिछली वीडियो की इब्तिदा में ही शर्लॉक होम्स के एक कैरेक्टर को कहकर डिस्क्राइब तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर वॉटसन का नाम नहीं लिया। डॉक्टर वॉटसन का किरदार जिस शख्सियत से मुतासिर है वो भी मेवंत के ही जंग के एक सर्वाइवर हैं और उनका असली नाम सर्जन मेजर अलेक्जेंडर फ्रांसिस प्रेस्टन है। इसके साथ ही शफात अली को इजाजत दीजिए। अगले ब्रेकडाउन तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।